हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आपका जो HP टेट है 2018 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो इसको एनालाइज करेंगे, साइकोलॉजी सेक्शन से लेकर लास्ट तक इसको देखेंगे हम। और ये आर्ट्स वालों के लिए है, अगर आप नॉन मेडिकल या मेडिकल से है तो आप इसको देख सकते हैं। सिर्फ साइकोलॉजी के क्वेश्चन आप 30 क्वेश्चन आज की वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो है, ये सभी के लिए है, HP टेट, JBT टेट, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड क्यों ना हो। तो जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक जो आर्ट्स वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर पूरा एनालाइज हम कर लेंगे। एनालाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो HP टेट है उसमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है रिपीट होते रहते हैं। तो ये 2018 का लिया है आज हमने। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 30 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बुद्धि लब्धि के सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया सर्वप्रथम? ये किया गया आपका 1916 में। इंग्लिश मीडियम वाले आप यहाँ देख सकते हैं खुद से, तभी मैंने दोनों में रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रयोग किया गया 1916 में। अच्छा, बुद्धि लब्धि शब्द है, उसका प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? तो ये किया था रुडोल्फ गोल्कोय ने। तो आपने ध्यान रखना है किसने किया था, आपका रुडोल्फ गोल्कोय ने, राइट। इसके अलावा जो आपका IQ है, IQ लेवल आपका जो जो एवरेज में होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 90 से 110 के बीच जो आपकी एवरेज है IQ, ये होता है, राइट। इसके अलावा बात करते हो IQ का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है? MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि मेंटल एज बटा क्रोनिकल एज, और जो गुना आपका 100 से होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन 1960 नामक पुस्तक किसने लिखी? द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी आपकी ब्रूनर ने। तो आपने ध्यान रखना है, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन 1960, ये पुस्तक लिखी है ब्रूनर ने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षण तथा अधिगम के बारे में बात की जाती है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसने दी थी? तो ये दी थी आपकी स्किनर ने। ऑप्शन ए इसमें आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपने बताना है हु रोट प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर बुक। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है हल। ऑप्शन इसमें आपका जो ए है वो सही हो जाएगा, हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कौन होता है काल्पनिक नेता? हु इज़ द विजनरी लीडर? तो ये कौन होता है? आपने सभी ऑप्शन पढ़ लेने। ऐसे क्वेश्चन क्या है आपके जो है इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप इसको सही करो। बस ध्यान रखना है आपने कि उसको आपने क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो सभी पढ़ने हैं आपने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। वह जो दीर्घ अवधि दृष्टिकोण रखता है वह क्या कहलाता है? आपका काल्पनिक नेता। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, व्यक्ति का महत्वपूर्ण पक्ष किस रूप में जाना जाता है? तो आपने बताना है जो व्यक्ति का है महत्वपूर्ण पक्ष किस रूप में जाना जाता है। जब आपको क्वेश्चन हिंदी में समझना है तो एक बार उसको इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। द मेजर एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी इज़ नॉन एज। तो जो आपकी मेजर एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी वो किसके रूप में जानी जाती है? तो वो जानी जाती है ईगो के रूप में, यानी कि आपका इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ईगो, राइट। साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ये आपको मैंने फर्स्ट में ही बता दिया रिलेट करके। तो सब साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था रुडोल्फ गोल्कोय ने। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है ये मैंने पिछली कई वीडियो में बताया। अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी का लिंक मिल जाएगा, और साथ ही जो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? साइकी प्लस लोकस, यानी आत्मा प्लस विज्ञान। तो साइकोलॉजी को क्या है, पहले आत्मा का विज्ञान माना जाता था, लेकिन अगर 20वीं सदी की बात की जाए तो अब क्या है, साइकोलॉजी को किसका विज्ञान माना जाता है? व्यवहार का विज्ञान। तो आपने ध्यान रखना है 20वीं सदी में साइकोलॉजी को माना जाता है व्यवहार का विज्ञान, पहले इसको आत्मा का विज्ञान माना जाता था। संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक है, तो संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन है? तो ये है अल्बर्ट बंडूरा। तो आपने ध्यान रखना, हु इज़ द फादर ऑफ कॉग्निटिव मोमेंट्स? तो ये है अल्बर्ट बंडूरा। मनोविज्ञान के व्यवहारवाद सिद्धांत के जनक है, तो मनोविज्ञान का हु इज़ द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म इन साइकोलॉजी? हु इज़ द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म इन साइकोलॉजी? तो इसे किसे माना जाता है? ये माना जाता है GB वॉटसन। तो आपने ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। व्यवहारवाद सिद्धांत के जनक कौन है? तो व्यवहारवाद सिद्धांत के जनक आपके GB वॉटसन है। प्रबल और पुनर्बल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हु इज़ द प्रोपोगेंडेड बाय द रिइंफोर्समेंट थ्योरी? थ्योरी ऑफ रिइंफोर्समेंट किसने दी है? तो ये आपने बताना है।
तो थ्योरी दी है, ये थ्योरी दी थी आपने स्किनर ने। रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दी है? ये दी है स्किनर ने। इस थ्योरी को क्या नाम दिया गया है? इसने जो प्रयोग किए थे आपके चूहों पर और कबूतरों पर, तो इसमें क्या है, इसने इस थ्योरी को क्या नाम दिया गया? इसको बोला जाता है, अगर इंग्लिश में बात की जाए तो ऑपरेंट कंडीशनिंग बोला जाता है, और अगर हिंदी में बात की जाए तो सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत कहा जाता है। व्यक्तित्व मापन की प्रमुख अप्रक्षी विधि कौन सी है? तो आपने बताना है विच मेथड इज़ नॉट ए प्रोजेक्टिव मेथड फॉर द पर्सनैलिटी मेजरमेंट। ऑप्शन डी इसमें आपका सही हो जाएगा। यह है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि संरचनात्मक मूल्यांकन विधि। तो है वो क्या है? अप्रक्षी विधि नहीं है व्यक्तित्व मापन की। व्यक्ति के दो खंड सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो आपने ये बताना है। ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम रिपीट होता रहता है। तो हु इज़ प्रोपोगेंटेड द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी? तो ये किसने दी थी टू फैक्टर थ्योरी? ये दी है आपकी स्पीयरमैन ने। डिस्ग्राफिया जो एक अधिगम अक्षमता है, व्यक्ति की क्या प्रभावित करती है? तो इसके ऊपर भी एक मैंने अलग सी वीडियो बनाई, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। तो जो डिस्ग्राफिया है वो किससे रिलेटेड है? तो ये है आपका रिटन एबिलिटी, यानी कि हस्तलेखन से। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि, विच इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ स्टडी इन बिहेवियर? तो ये है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ऑप्शन ए इज़ योर राइट ऑप्शन। सामान्यीकरण के सिद्धांत को किसने अग्रसारित किया? तो आपने बताना है सामान्यीकरण का जो सिद्धांत है किसने अग्रसारित किया? ये किया था आपका चार्ल्स जूड। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बुद्धि आसपास की समायोजित योग्यता है, ये एक स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता रहता है। तो हु सेट, इंग्लिश में इसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में ही इसको याद रख सकते हैं, हिंदी में तो ये आपको बोल भी सकता है। इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू वन सराउंडिंग, हु सेट दैट? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जीन पियाजे की ये स्टेटमेंट थी। इनमें से कौन सा अधिगम आकलन में नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? तो ये है आपका जो लर्निंग स्टाइल है वो क्या है? अधिगम के आकलन में नहीं आता। ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। वायगोस्टी के सिद्धांत में विकास के किस पक्ष को नज़रअंदाज किया गया है? इन वायगोस्टी थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्ट? तो किसको किया है नेग्लेक्ट? उन्होंने किया है बायोलॉजिकल, यानी कि जैविक को। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अति सक्रिय बच्चों को आवश्यकता होती है द हाइपर एक्टिव चाइल्ड नीड्स, तो उनको किसकी आवश्यकता होती है? उनको आवश्यकता होती है स्पेशल अटेंशन इन क्लास, क्लास में विशेष ध्यान देने की। ऑप्शन ए इसमें आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व का मूलभूत विकास होता है? तो आपने बताना द बेसिक फाउंडेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आर लेड इन द पीरियड ऑफ। तो ये होता है आपका चाइल्डहुड में। जो आपकी शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व का जो मूलभूत विकास है वो होता है आपका बाल्य काल में। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। बालक किस अवस्था में हंसता कम है और मुस्कुराता ज़्यादा है? जिसका अर्थ है वह अपने संवेगों को नियंत्रित करना सीख जाता है। तो ये किस अवस्था में होता है ऐसा? ये होता है उत्तर बाल्यकाल में। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, लेटर चाइल्डहुड। इसको आप इंग्लिश में ज़रूर याद रखना, लेटर चाइल्डहुड। बुद्धिलब्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो बुद्धिलब्धि शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वो किसने किया? तो ये किया था आपका विलियम स्टर्न ने। ऑप्शन बी इसमें आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं रिलेट करके बताता हूँ। बुद्धिलब्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ये किया था आपका विलियम स्टर्न ने। और स्टार्टिंग में जो आपके पास क्वेश्चन आया था वो क्या था आपका? अच्छा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि बुद्धिलब्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? रुडोल्फ गोल्फकोय ने। बल्कि रुडोल्फ गोल्फकोय ने किसका किया था? साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? रुडोल्फ गोल्फकोय ने। पीछे ये हमने देख लिया, लेकिन फर्स्ट में मैंने गलती से निकल गया, तो उसके लिए आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आप इसको फिर से एक बार कोरिलेट कर लीजिए। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? तो साइकोलॉजी शब्द का किया था रुडोल्फ ने, राइट। रुडोल्फ गोल्फकोय ने किया था साइकोलॉजी शब्द का। और बुद्धिलब्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो ये किया था विलियम स्टर्न ने। ऑप्शन बी इसमें आपका सही हो जाएगा। तो आप उसको एक बार सही कर लीजिएगा। पाठ्यक्रम में लचीलेपन का प्रत्यय किसको लाभान्वित करने के लिए प्रस्तावित किया जाता है? तो आपने बताना है इसका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, अयोग्य बालकों के लिए, राइट। बुद्धि योग्यता है, बुद्धि योग्यता है तो वो किस प्रकार की है? तो वो आपकी है इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, टू एडजस्ट वन सेल्फ टू न्यू सिचुएशन, टू थिंक इन ए टर्म ऑफ आइडियाज़। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑल द अबव। तो बुद्धि योग्यता है सीखने की, स्वयं को नई परिस्थितियों में समायोजित करने की, विचारों पर चिंतन करने की।
ऑप्शन डी इसमें उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। किसने कहा शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है? तो ये भी एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपने याद रखनी है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था आपका विवेकानंद ने। तो इसका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई? तो ये दी गई थी आपकी हल द्वारा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। बुद्धि आसपास समायोजन की योग्यता है, यह किसने कहा था? इंटेलिजेंस द एबिलिटी टू अडॉप्ट वन सराउंडिंग, हु सेड दिस? तो ये कहा था जीन पियाजे ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जीन पियाजे, राइट। क्वेश्चन नंबर 29, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है, तो हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी? तो ये कौन है? विलियम जेम्स। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में ये भी रिपीट होता रहता है। आज का जो अंतिम प्रश्न रहेगा, संबंधवाद का सिद्धांत किस वर्ष दिया गया? तो संबंधवाद का सिद्धांत किस वर्ष दिया गया? ऑप्शन देखेंगे तो इनमें से कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। लेकिन ये कब दिया गया था? ये गया था 1910 में। किसने दिया था? ये दिया था थॉर्नडाइक ने। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थोड़ा सा बीच में एक क्वेश्चन कंफ्यूज हो गया था, उसको आप सही कर लेना। गलतियाँ सभी से होती है, गलती से फ्लो में निकल गया, तो उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। बाकी जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट जरूर कर सकते हैं कि आपका ये क्वेश्चन पेपर आगे करवाना चाहिए पूरा इसको एनालाइज, या फिर नहीं करवाना चाहिए। अगर रिस्पॉन्स सही आया तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे, अब बाकी के आगे के क्वेश्चन भी देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी आज के लिए इतना ही।